नमस्कार दोस्तों। दहेज के मामले बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ते जा रहे हैं और आम तौर पर ये देखा गया है कि अधिकांश आरोप झूठे होते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकारा है कि जितने दहेज के मामले दर्ज करवाए गए हैं उनमें से लगभग 90% के आसपास मामले झूठे पाए गए हैं। परंतु एक बार यदि किसी परिवार के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार के आरोप, इस प्रकार का केस दर्ज करवा दिया जाए तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है, पुलिस भी उन्हें तंग करती है, वो स्वयं मेंटली परेशान हो जाते हैं और सामाजिक स्तर पर भी उनको काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ता है। और देखा ये गया है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल उनको इतना परेशान कर दिया जाता है और फिर परेशान करके उनसे पैसा ऐंठा जाता है। तो ऐसे क्या उपाय हो सकते हैं, किस प्रकार से इस प्रकार से आरोपित व्यक्ति अपने आप को बचा सकते हैं, उसके बारे में मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। आमतौर पर ऐसे मामलों में पूर्णतया सच्चाई नहीं होती। जो आंशिक रूप से सच्चे होते हैं उनमें भी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनको यदि तरीके से उठाया जाए तो बचाव किया जा सकता है। कोर्ट्स में हम देखते हैं कि मैनिपुलेशन ऑफ फैक्ट्स चलता है और जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उस क्रॉस एग्जामिनेशन के माध्यम से यदि विटनेसेस को इस प्रकार से किसी भी प्रकार से करके जो सेटल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जिनके आधार पर आमतौर पर एक्विटल होते हैं, यानी आरोपी बरी होता है, यदि उसके आसपास या उस क्षेत्र में ले आया जाए तो बचाव संभव है। तो मैं आज ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स जिनमें कि 498A यानी दहेज के मामलों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ बरी किया है बल्कि कोई सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है जिसके आधार पर कोई आरोपित व्यक्ति अपने आप को बचा सकता है, उन लैंडमार्क जजमेंट्स को आज मैं डिस्कस करूंगा। उनका साइटेशन भी बताऊंगा, उनकी डॉक्यूमेंट आईडी भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, यानी सरल भाषा में, जो बाइलिंगुअल लैंग्वेज है उसमें मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप आसानी से उसको समझ सकें और आवश्यकता अनुसार आप अपने वकील से भी इस बारे में बात कर सकें। लगभग 10-12 सालों के लैंडमार्क जजमेंट्स में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस विषय पर आपके समक्ष रखने वाला हूं। पहला है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस अंगूरी देवी 2021 1 RCR क्रिमिनल पेज 756 सुप्रीम कोर्ट। इसमें डॉरी डेथ हुई थी ड्यू टू बर्न्स, जलने की वजह से। क्रूअल्टी की प्ली ली गई कि दहेज की मांग के लिए क्रूअल बिहेवियर किया गया डिसीज्ड के साथ, मरने वाली के साथ, परंतु फिर भी एक्विटल हुआ। एक्विटल क्यों हुआ? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर वाज नो एविडेंस टू शो एनी प्रॉक्सिमेट कनेक्शन बिटवीन डिमांड ऑफ डाउरी एंड एक्ट ऑफ क्रूअल्टी और हैरेसमेंट और डेथ। यानी कोई ऐसा सीधा संबंध डेथ या एक्ट ऑफ क्रूअल्टी या हैरेसमेंट का डिमांड ऑफ डोरी के साथ नहीं पाया गया जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि मृत्यु का सीधा कारण डॉरी की डिमांड करना था। दूसरा केस है हिरोनमॉय सेन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। साइटेशन है 2021 वॉल्यूम 4 RCR क्रिमिनल पेज 581 सुप्रीम कोर्ट। Parties were living separately and engaged in legal proceedings. Marriage evidently a dead letter. So marriage was dissolved and all pending cases were quashed. क्या मतलब कि जो पार्टीज हैं यानी हस्बैंड एंड वाइफ, वो दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे थे और दोनों के बीच काफ़ी सारी लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही थी और उन लीगल प्रोसीडिंग्स की वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो एक मैरिज है, जो एक पवित्र बंधन है था दोनों के बीच, वो खत्म हो चुका था और उस पवित्र बंधन के समाप्त हो जाने की वजह से, यानी
लीगली तो नहीं हुआ था, परंतु वास्तव में मैरिज जैसी कोई चीज़ उनके बीच बची नहीं थी। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मैरिज को डिसॉल्व कर दिया, डिवोर्स की डिग्री पारित कर दी, और साथ में जितने भी केसेस चल रहे थे उनके बीच, इंक्लूडिंग डॉरी डिमांड का केस, दहेज वाला केस, उन सभी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, चार्ज से आरोपी को बरी कर दिया। यानी आपके बीच भी यदि इस प्रकार से बहुत सारे केसेस चल रहे हों तो आप इस केस की हेल्प लेके, इस प्रेसिडेंट को साइट करके और बरी हो सकते हैं। जयराज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसकी डॉक्यूमेंट आईडी है 173243 और 2020 का ये केस है। हस्बैंड और वाइफ ने इस मामले में शांतिपूर्ण ढंग से एक दूसरे के साथ सेटलमेंट कर लिया था, और उस सेटलमेंट के आधार पर एफआईआर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया, यानी 498A दहेज के केस को समाप्त कर दिया। रश्मि चोपड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 2019 वॉल्यूम 3 आरसीआर क्रिमिनल, पेज 97 सुप्रीम कोर्ट। नो स्पेसिफिक इंसिडेंट, डेट्स और डिटेल्स, यानी जिस स्पेसिफिक डिटेल्स की आवश्यकता होती है किसी भी केस में, जैसे वेग टर्म्स में कह दिया कि इसने मुझसे दहेज मांगा, कब मांगा, किस तारीख को मांगा, क्या मांगा, किन के सामने मांगा, इस प्रकार की जो डिटेल्स हैं ना तो वो दी थी इसमें, और ना ही कोई डेट बताई थी, ना ही कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट बताया था कि डॉरी की डिमांड करते हुए इस प्रकार से इसने मुझे मांगा। ध्यान रहे कि डॉरी की डिमांड करना अपने आप में पनिशेबल नहीं है, बल्कि डॉरी की डिमांड के लिए किसी को टॉर्चर करना, हैरेस करना, वो पनिशेबल है 498A के तहत। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इस केस में ना तो कोई इंसिडेंट की डेट्स बताई गई थी, ना कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट बताया गया था, ना उसकी डिटेल्स बताई गई थी, और जितने भी हस्बैंड के रिलेटिव्स थे उन सभी को इस केस में आरोपित बना दिया था वाइफ ने, जिससे कि ये स्पष्ट होता था कि जो कंप्लेंट है उस कंप्लेंट का मकसद असल में शिकायतकर्ता का ये था कि किसी प्रकार से जो एक्यूज्ड हैं, जो हस्बैंड की फैमिली है, उसके ऊपर दबाव बनाया जाए और दबाव बनाकर अपना उल्लू सीधा किया जाए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि डिक्री ऑफ डाइवोर्स डज नॉट ऑटोमेटिकली वाइप आउट एनी क्रिमिनल ऑफेंस कमिटेड विद इन द मीनिंग ऑफ आईपीसी एंड डीवी एक्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जहां एक तरफ आरोपित को बरी किया, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा कि अगर आपने डिवोर्स ले भी लिया है, यानी दोनों पार्टीज ने मिलकर डिवोर्स ले लिया है, तो केवल डिवोर्स ले लेने मात्र से यह मतलब नहीं निकाला जा सकता कि ऑटोमेटिकली जितने भी चार्जेस लगे हुए हैं हस्बैंड या उसकी फैमिली पर, यानी जितने भी केस, चाहे वो डीवी एक्ट का हो, चाहे 498A का हो, चाहे कोई 125 सीआरपीसी का या कोई और है, वो जो भी मारपीट आदि इस प्रकार के जो केस लगाए हुए हैं वो स्वतः ही समाप्त नहीं होंगे। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी सेटलमेंट हो तो आप ऑपोजिट पार्टी से स्पष्ट इस बारे में बात करें, चाहे लिखित में लें कि एफिडेविट ले लें कि जितने भी केसेस उसने आपके खिलाफ दायर किए हैं उन सभी को वो सेटल कर रही है और उनके अंदर केस को आगे बढ़ाना नहीं चाहती, ताकि उस सेटलमेंट जो एग्रीमेंट आपका हुआ या जो एफिडेविट आपने लिया उसको आप कोर्ट के समक्ष पेश कर सकें और उसके आधार पर आपका समाधान हो सके। अगला इसमें केस है तबरेज़ खान वर्सेस एलियास गुड्डू, यानी तबरेज़ खान उर्फ गुड्डू वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 2019 वॉल्यूम 5 आरसीआर क्रिमिनल, पेज 673 सुप्रीम कोर्ट। इसमें जो देवर था, वाइफ का जो देवर था, उसको भी वाइफ ने लपेटे में ले लिया था 498A दहेज की डिमांड के मामले में।
तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देवर को 498A से बरी कर दिया, यह कहते हुए कि कोई लाभ सीधे सीधे देवर का नहीं बनता, अगर कोई दहेज दिया भी जाता है तो और अदर फैक्ट्स भी थे, उन सभी को कंसिडर करते हुए देवर को बरी किया गया। अगर आपके मामले में इस प्रकार का हो तो आप इस केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जगदीश खट्टा वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 2019 वॉल्यूम 5 RCR क्रिमिनल पेज 730 और इसकी डॉक्यूमेंट आईडी है 1439069। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कन्विक्शन नॉट फेयर ऑन द बेसिस ऑफ testimonies of relatives and letter written by deceased to parents around time of death when allegations are extremely general in nature and the letter is surrounded by suspicious circumstances। इस मामले में क्या हुआ था कि जो वाइफ थी उसकी मौत हो गई थी, परंतु मरने से कुछ समय पहले उसने एक पत्र अपने रिलेटिव्स को लिखा था, अपने पेरेंट्स को लिखा था, और उसमें उसने वेग एलिगेशंस लगाए थे अपने पति और उसके परिवार के खिलाफ। क्योंकि एलिगेशंस वेग थे, उसमें सिर्फ जनरल भाषा का इस्तेमाल था, कोई स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं थी कि कब इंसिडेंट हुआ, क्या इंसिडेंट हुआ, किसने किस प्रकार से उसको प्रताड़ित किया, किसी प्रकार की कोई डिटेल्स उसमें नहीं थी। और जो राइटिंग थी उसके बारे में भी प्रश्न उठाया गया था कि ये राइटिंग उसकी नहीं है। तो इस प्रकार से सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस से सराउंडेड था वो लेटर, और उस लेटर के आधार पर तथा सिर्फ रिलेटिव्स के कहने से, क्योंकि पहले कभी कोई FIR दर्ज नहीं की गई, तो सिर्फ रिलेटिव्स के कहने से और सिर्फ उस एकमात्र लेटर के आधार पर किसी को पनिश नहीं किया जा सकता। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूरी फैमिली को, हस्बैंड को एक्विट कर दिया, उसको बरी कर दिया 498A के चार्ज से। कांतिलाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2019 वॉल्यूम 4 RCR क्रिमिनल पेज 809 सुप्रीम कोर्ट और डॉक्यूमेंट आईडी है 1597650। Reliance cannot be placed on sole testimony of father of deceased as there was no corroboration by mother। इस केस में क्या हुआ था कि पिता ने तो स्पेसिफिक एलिगेशंस लगाए, परंतु पिता ने यह कहा था कि मदर के माध्यम से उसे पता लगा, मगर जब मदर विटनेस बॉक्स में आई और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, उससे पूछा गया, तो उसने उन स्पेसिफिक एलिगेशंस के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर कि पिता एलिगेशन लगा रहा है कि उसकी बेटी की मृत्यु दहेज की मांग और दहेज की मांग के लिए प्रताड़ित किए जाने की वजह से हुई, केवल पिता के कहे जाने के आधार पर किसी को, हस्बैंड को या उसके परिवार को सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि माँ, लड़की की माँ, मरने वाली लड़की की माँ, वाइफ की माँ, उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई कॉरोबोरेशन उस विटनेस की दी हुई एविडेंस का नहीं किया गया। संजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश डॉक्यूमेंट आईडी 1296457। अपीलांट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अपील बिफोर हाई कोर्ट। मान लीजिए आपका केस चल रहा है और आपके नीचे से बेल नहीं हुई। वैसे तो मैं 2 केस ऐसे बताऊंगा जो कि लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, और अब मजिस्ट्रेट को भी बाउंड कर दिया गया है कि वो सीरियसली इस चीज़ को देखे, और यदि कोई पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट सीरियसली इस चीज़ को सिंसियरली कंसीडर नहीं करता है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया है कि मजिस्ट्रेट के खिलाफ भी कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो सकती है, और पुलिस ऑफिसर के खिलाफ तो निश्चित रूप से उन अवस्थाओं में जबकि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस को ओबे करते हुए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, उनको मौका नहीं देता सेटल करने का, तो ऐसी अवस्था में उसके खिलाफ ना सिर्फ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी बल्कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हाई कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार की डायरेक्शंस हालांकि आ चुकी हैं, परंतु फिर भी बहुत सी जगह ऐसा देखा गया है कि पुलिस जो शिकायत करता है उससे मिलकर और प्रताड़ित करती है हस्बैंड और उसके परिवार को
अरेस्ट कर लेती है, कई बार ऐसा भी होता है कि नीचे से नहीं बेल हो पाती। तो ऐसी अवस्था में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हाई कोर्ट के समक्ष अगर मान लीजिए आपकी अपील पेंडिंग है, यानी नीचे से आपको कन्विक्ट कर दिया और हाई कोर्ट के समक्ष अपील पेंडिंग है और आप जेल में हैं, तो ऐसी अवस्था में निश्चित रूप से आपको बेल दिया जाना, आपको जमानत पर रिहा कर दिया जाना बनता है। सोशल एक्शन फोरम ऑफ मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस 2018 वॉल्यूम 4 RCR क्रिमिनल पेज 226 सुप्रीम कोर्ट, डॉक्यूमेंट आईडी है 1220455। Recovery of disputed dowry items may not by itself be a ground while rejecting an application for grant of bail under section 498A। यानी 498A का आरोप आप पर लग गया, शिकायतकर्ता ने दहेज की डिमांड के तहत आप पर ये आरोप लगा दिया कि आपने अपनी वाइफ को प्रताड़ित किया है और उसके आधार पर पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया। साथ में आप पर 406 का भी आरोप लगा दिया कि स्त्री धन, उसका दहेज का सामान आपने ज़बरदस्ती अपने कब्जे में रखा हुआ है। उसकी लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी। मान लो शिकायतकर्ता कहती है कि 20 तोला सोना आपने दबाया हुआ, आप कहते हैं नहीं 5 तोला था, 15 तोले का डिफरेंस आ गया। या जो शिकायत करता है वो कहती है कि गाड़ी भी दी गई थी, आप कहते हैं कि नहीं गाड़ी तो हमने अपने पैसे से खरीदी थी। तो इस प्रकार के कुछ डिस्प्यूटेड आइटम्स रह जाते हैं डॉरी आर्टिकल्स के मामले में। तो कोई मजिस्ट्रेट केवल इस आधार पर आपकी बेल को डिनाई नहीं कर सकता, आपको जमानत देने से इनकार नहीं कर सकता कि कुछ डिस्प्यूटेड डॉरी आर्टिकल्स अभी आपसे रिकवर होने बाकी हैं, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस विजय धोंडीराम शिंदे 2018 वॉल्यूम 3 RCR क्रिमिनल पेज 983 बॉम्बे हाई कोर्ट का है, ये ध्यान रहे, बॉम्बे हाई कोर्ट का, ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, परंतु ये काफ़ी रेलेवेंट था इसलिए मैंने इसको भी यहाँ बताया जाना उचित समझा। इसकी डॉक्यूमेंट आईडी है 1127145। Telling deceased to cook properly or to do household works properly by itself not to mean that she was ill-treated। अक्सर परिवारों में ये देखा गया है कि नई बहू आती है, या तो उसका मन नहीं होता काम में, या उसको ठीक से सिखाया नहीं गया, तो कई बार सास टोक देती है, कई बार सास की शिकायत पर पति टोक देता है, कभी ससुर कभी ननद कि भाई ये काम ऐसे करो, ये आप गलत तरीके से कर रही हैं, सफाई आपने ठीक से नहीं की। या जो किसान परिवार हैं उनमें कह देते हैं गोबर आपने ठीक से नहीं उठाया, गाय भैंस का सफाई आपने ठीक से नहीं की, या खाना ठीक से नहीं पका रही हैं, नमक ज़्यादा है, या वगैरह वगैरह। इस प्रकार के बहुत सी शिकायतें अक्सर देखी गई हैं। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि इस प्रकार की हाउस होल्ड वर्क से रिलेटेड शिकायत करना या किसी को समझाने के लिए या किसी को सीखने के लिए दबाव दिया जाना इल ट्रीटमेंट की श्रेणी में नहीं आता, और इसको ये नहीं कहा जा सकता कि डॉरी मांगने के लिए, डॉरी की डिमांड के तहत वाइफ को प्रताड़ित किया जा रहा था। यानी इनके आधार पर इस प्रकार का डॉरी डिमांड का कोई केस नहीं बनाया जा सकता। के सुब्बाराव वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2018 वॉल्यूम 5 RCR क्रिमिनल पेज 525 सुप्रीम कोर्ट, और डॉक्यूमेंट आईडी है 1141380। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड नॉट टू बी रोप्ड इन ऑन द बेसिस ऑफ omnibus allegations unless specific instances of their involvement in the crime is made out। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हस्बैंड के रिलेटिव्स हैं उन पर एक वेग आरोप लगाते हुए, एक जनरलाइज्ड वे में उन सभी को
फंसाया नहीं जा सकता जब तक कि स्पेसिफिक एलिगेशंस उनके खिलाफ ना हो कि फलां रिलेटिव ने उस दिन उस समय उसकी प्रेजेंस में इस प्रकार से प्रताड़ित किया और फलां ने इस प्रकार से किया। यानी जब तक इतना स्पेसिफिक ना हो, अर्थात जब तक पुलिस ऑफिशियल को बिल्कुल ये कंफर्म ना हो, बिल्कुल ये लगे ना कि वास्तव में उस रिलेटिव ने भी कोई पर्टिकुलर एक्ट कारित किया है प्रताड़ना का, तब तक उनको नहीं फंसाया जा सकता। ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी। मोहम्मद मियां वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, डॉक्यूमेंट आईडी है 1235724, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। इसमें जो वाइफ थी उसको 4 साल पहले ही डिवोर्स दे दिया गया था और 4 साल बाद उस वाइफ ने अपने हस्बैंड के खिलाफ दहेज मांगकर प्रताड़ित किए जाने का केस लगाया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि ऐसे मामलों में जो प्रोसिक्यूशन है, यानी 498A के तहत जो दहेज का मामला है वो बनता ही नहीं, वो मेंटेनेबल नहीं है, कारण कि वो टाइम बार्ड भी है। आपने सेक्शन 468 यदि किसी ने नहीं पढ़ा है तो उसको देख सकते हैं कि लॉ ऑफ लिमिटेशन इन मामलों में क्या कहता है। 3 साल का लिमिटेशन पीरियड बनता है। 3 साल के लिमिटेशन पीरियड के बाद तो वैसे ही राइट नहीं बनता और ऐसे मामलों में पुलिस को भी कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, मजिस्ट्रेट को भी नहीं लेना चाहिए। उसके बावजूद भी यदि लिया गया तो वो गलत है। उसको स्पष्ट करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि 3 साल के बाद जो इस मामले में 4 साल होने के बाद जो FIR लॉज की गई थी वो बिल्कुल गलत थी। जो नीचे कन्विक्शन हुआ वो बिल्कुल गलत था, इसलिए उसे हस्बैंड को एक्विट किया गया, उसको बरी कर दिया गया। दीपक वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2017 वॉल्यूम 4 RCR क्रिमिनल पेज 718, सुप्रीम कोर्ट। नो क्रेडिबल एविडेंस that there was cruelty meted out to the deceased soon before her death. May be possible that the deceased decided to end her life because she was in depression. इस मामले में जो वाइफ थी उसकी मृत्यु हुई थी और ट्रायल के दौरान कोई ऐसा क्रेडिबल एविडेंस नहीं आया जिससे यह साबित हो सके कि डेथ के तुरंत पहले कोई इस प्रकार से प्रताड़ना उसको दी गई थी, चाहे वो मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, जिसके कारण डिसीज्ड ने, मृतक ने अपने आप को समाप्त करने का, सुसाइड करने का निर्णय लिया। ये भी तो हो सकता है कि वो बेहद डिप्रेशन में हो और उस डिप्रेशन के दौरान ही उस डिसीज्ड ने, उस मृतक ने सुसाइड करने का निर्णय ले लिया हो। यानी बेनिफिट ऑफ डाउट ऐसे मामले में हस्बैंड को दिया जाना बनता है। और ऐसे मामले में जो आरोप था अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का, यानी 306 का, उससे बरी कर दिया गया और 498A का मगर बरकरार रखा गया, क्योंकि कुछ एविडेंस इस प्रकार की थी कि शादी के बाद लड़की को यानी वाइफ को प्रताड़ना की जाती थी। इस प्रकार की एविडेंस थी, परंतु ऐसी एविडेंस डायरेक्ट और क्रेडिबल नहीं थी जो कि उस प्रताड़ना को सीधे सीधे सुसाइड से जोड़ सके। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है जो कि आपके लिए बहुत काम का है, वो है राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2017 वॉल्यूम 3 RCR क्रिमिनल पेज 836, सुप्रीम कोर्ट। इसमें एक नहीं कई आपके काम की डायरेक्शंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी है। मैं एक एक करके सभी को बताता हूं। बेल इन 498A मैटर्स शुड बी डिसाइडेड ऑन द सेम डे। रिकवरी ऑफ डिस्प्यूटेड डाउरी आइटम्स में नॉट बाई इटसेल्फ बी ए ग्राउंड फॉर डिनायल ऑफ बेल। मान लीजिए दहेज का आरोप है, आपको अरेस्ट किया है पुलिस ने, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये डायरेक्शन है इस केस के अंदर कि ऐसे मामलों में जहां तक संभव हो सके बेल का फैसला, जमानत की जो आपकी दरख्वास्त है उसका फैसला उसी दिन किया जाना चाहिए और
इस आधार पर बेल को डिनाई नहीं किया जाना चाहिए कि अभी कुछ डॉरी आइटम्स जिनके बारे में आपस में कुछ डिस्प्यूट है वो रिकवर किए जाने बाकी हैं। इसी में आगे कहा, नो अरेस्ट ऑफ हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव्स विदाउट प्रायर वेरिफिकेशन बाय फैमिली वेलफेयर कमेटी। ये डायरेक्शन भी दी गई कि फैमिली वेलफेयर कमेटी हर जिले में बनाई जाए और उस फैमिली वेलफेयर कमेटी से प्रायर वेरिफिकेशन करवाए बगैर कि जो चार्ज लगाए गए हैं पत्नी के द्वारा पति के खिलाफ क्या वो सच्चे हैं या नहीं, यानी फैक्चुअल वेरिफिकेशन करवाए बगैर पुलिस ऑफिशियल किसी भी हस्बैंड या उसके परिवार के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता। All connected cases should be clubbed so that a holistic view is taken by the court. आमतौर पर यह देखा गया है कि वाइफ द्वारा बहुत सारे केसेस हस्बैंड के खिलाफ लगा दिए जाते हैं। कोई मारपीट का लगा दिया, कोई डीवी एक्ट का लगा दिया यानी घरेलू हिंसा का, दहेज वाला लगा दिया 498 का, 125 सीआरपीसी लगा दिया कि मेंटेनेंस की उसको ज़रूरत है, और भी कई प्रकार के केसेस वो अपने परिवार वालों के माध्यम से या सीधे सीधे लगा सकती है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यदि इस प्रकार से मान लीजिए महीने में 4 तारीख हस्बैंड की लग रही है तो वो तो वैसे ही परेशान हो जाएगा अगर इनोसेंट है तो इसलिए जो जितने भी केसेस इस प्रकार के हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से जुड़े हुए, उन सभी को जहां तक संभव हो सके क्लब किया जाए और क्लब करके एक ही अदालत के द्वारा उनकी सुनवाई हो ताकि उन सभी में सेम डेट लग सके और हॉलिस्टिक अप्रोच अदालत के द्वारा ली जा सके मामले को ठीक प्रकार से समझते हुए। Personal appearance of all family members may not be required and the trial court ought to grant exemption from personal appearance or permit appearance by video conferencing. ऐसे मामलों में हर तारीख पर आरोपित लोगों की, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे उसके परिवार के अन्य सदस्य हों, चाहे उसके सगे संबंधित हों, जिनको भी आरोपित किया गया है, उनकी प्रेजेंस अदालत में हर तारीख पर कोई आवश्यक नहीं है और अदालत की तरफ से ऐसे मामलों में पति को और उसके रिलेटिव्स को, खासकर उसके रिलेटिव्स को पर्सनल अपीयरेंस से एग्जेम्प्ट किया जाना चाहिए। अगर उनकी तरफ से दरख्वास्त आई है तो निश्चित रूप से अदालत की तरफ से उनको एग्जेम्पशन दी जानी चाहिए और यदि फिर भी अदालत को कभी आवश्यकता हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी अपीयरेंस को मान लिया जाना चाहिए। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस केस में कही, These directions will not apply to the offenses involving tangible physical injuries or death। कि ये जो अभी बातें बताई गई हैं ऊपर, वो सभी उन मामलों में लागू नहीं होंगी जहां पर कि पत्नी की डेथ कर दी गई है, उसको मार दिया गया, यानी उसकी अननेचुरल डेथ हुई है या उसको कुछ फिजिकल इंजरीज हैं। ऐसे मामलों में ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। इसमें क्रूअल्टी क्या होती है उसको भी डिफाइन किया गया और जो 498A यानी दहेज के मामले में जो सेक्शन लागू होता है उसका वास्तव में ऑब्जेक्ट क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, उस कानून के उस सेक्शन को, उस धारा को बनाए जाने के पीछे, उसको इनेक्टमेंट के पीछे क्या वास्तविक उद्देश्य था, उसको भी आउटलाइन किया गया। तो बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट है। अगला है मुरारी लाल गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 2015 1 RCR क्रिमिनल पेज 146 सुप्रीम कोर्ट और डॉक्यूमेंट आईडी है 633-911। Offences under section 498A and Dowry Prohibition Act are not compoundable under section 320 CRPC. However, compounding could be allowed where parties were settling matrimonial disputes. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि जो
सेक्शन 320 है सीआरपीसी का, यानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता का, उस सेक्शन में कौन से अपराध कंपाउंडेबल हैं यानी जिनको सेटल किया जा सकता है और कौन से नहीं है, इसकी व्याख्या की गई है। परंतु 498 ए और डोरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत जो अपराध बनते हैं, हालांकि उनको नॉन कंपाउंडेबल कहा गया है, परंतु फिर भी यदि मान लीजिए पार्टीज हस्बैंड वाइफ अपने जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल कर रहे हों, तो ऐसी अवस्था में उनको ये मामले कंपाउंड करने की इजाज़त कोर्ट के द्वारा दी जानी चाहिए और इनको कंपाउंडेबल मान लिया जाना चाहिए। इसमें कुछ और लैंडमार्क जजमेंट्स इसी पॉइंट्स पर हैं, मैं वही भी बता देता हूँ। एक है 2003 वॉल्यूम 2 आरसीआर क्रिमिनल पेज 888 सुप्रीम कोर्ट। दूसरा है 2013 2 आरसीआर क्रिमिनल पेज 427 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है ये भी, और डॉक्यूमेंट आईडी है 418732 और इसमें टाइटल था इसका जितेंद्र रघुवंशी वर्सेस बबीता रघुवंशी। इसको भी आप देख लें। अगला है राजेश रंजन वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, डॉक्यूमेंट आईडी है 768918। सेंटेंस पास्ड अंडर सेक्शन 498A ऑलरेडी सर्व्ड, कन्विक्शन नॉट मेंटेनेबल। इसमें क्या हुआ कि जितना सेंटेंस पास किया गया यानी जितनी सजा दी गई, मान लो 2 साल की दी गई 498 के तहत, और जो न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी उसके दौरान वो पहले ही 2 साल रह चुका बिहाइंड द बार्स जेल में, तो ऐसी अवस्था में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कन्विक्शन मेंटेनेबल ही नहीं है, क्योंकि जितनी सजा आप दे सकते थे उतनी सजा तो दे रहे थे, उतनी सजा तो ये बेचारा पहले ही भुगत चुका, काहे का कन्विक्शन। तो कन्विक्शन किए जाने को ही उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसअलाउ कर दिया, गलत माना। सतीश शेट्टी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2016-3 आरसीआर क्रिमिनल पेज 373 सुप्रीम कोर्ट, डॉक्यूमेंट आईडी है 769358। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि व्हाट काइंड ऑफ क्रूअल्टी वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 498A। इट हैज बीन डिफाइंड अंडर द एक्सप्लेनेशन A एंड B ऑफ 498A। ए क्या कहता है? अ विलफुल कंडक्ट विच ड्राइव्स द विक्टिम वुमेन टू कमिट सुसाइड और ग्रेव इंजरी। और बी कहता है हैरेसमेंट विद ए व्यू टू कोर्स हर फॉर डाउरी डिमांड। तो हालांकि लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है सेक्शंस की, मैंने उसको जनरलाइज किया है ताकि आप उसको समझ सकें। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि किस प्रकार की क्रूएल्टी जो है वो 498A के ऑफेंस को अट्रैक्ट करेगी, यानी कॉन्स्टिट्यूट करेगी कि किस प्रकार की क्रूअल्टी हो कि ये माना जाए कि 498A का ऑफेंस बनता है। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चीज़ें एक्सप्लेनेशन A और B के अंदर बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताई हुई है कि या तो ऐसा कोई विलफुल कंडक्ट हो, यानी जानबूझकर किया गया कार्य, अनजाने में हुआ नहीं, जानबूझकर किया गया कार्य जो कि पत्नी को सुसाइड कमिट करने के लिए इंस्टिगेट, उसको उकसा दे या उसको मजबूर कर दे। दूसरा कि दहेज की डिमांड के लिए किया जाने हरासमेंट हैरेसमेंट क्रूअल्टी, ये ऐसी क्रूअल्टी हैं, ये ऐसे इंस्टेंसेस ऑफ क्रूअल्टी हैं जो कि 498 के ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। जो अदर्स हैं जनरल नेचर के वो नहीं इसमें आएंगे। सलोनी रूपम भारतीय वर्सेस रूपम प्रहलाद भारतीय 2015-4 आरसीआर क्रिमिनल पेज 172 सुप्रीम कोर्ट, डॉक्यूमेंट आईडी है 703563। ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अपील बिफोर सुप्रीम कोर्ट, husband and wife settled full and final all claims of maintenance etc. and divorce under section 13B HMA, यानी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल कंसेंट से जो डिवोर्स होता है 13B के तहत, वो भी उन्होंने ले लिया। और जिस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील पेंडिंग थी हस्बैंड की, उस दौरान हस्बैंड वाइफ ने दोनों
दोनों ने मिलकर सारे क्लेम्स जितने भी उनके आपस में बनते थे वो सभी सेटल कर लिए, चाहे वो एलिमनी के हों, चाहे वो मेंटेनेंस के हों। तो ऐसी अवस्था में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन अंडर सेक्शन 498A को सेट असाइड कर दिया, यानी आरोपित को बरी कर दिया। श्लोक भारद्वाज वर्सेस रुनिका भारद्वाज 2015 1 RCR क्रिमिनल 249, डॉक्यूमेंट ID 635646 और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और ये सिविल जो बुक्स हैं, सिविल जो जर्नल्स हैं, उसमें भी पब्लिश हुआ है। 2015 1 RCR सिविल 252 सुप्रीम कोर्ट। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फाइल्ड बिफोर डिवोर्स, ये फैक्ट्स थे कि म्यूचुअल कंसेंट से, यानी अंडर सेक्शन 13B HMA हिंदू मैरिज एक्ट डिवोर्स ले लिया गया, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो कि डिवोर्स से पहले ही हस्बैंड और उसके परिवार के खिलाफ पत्नी के द्वारा लगाए गए थे आरोप और केस दर्ज करवाए गए थे, तो उसके बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आफ्टर सेटलिंग द मैटर वाइफ इज एस्टॉप्ड फ्रॉम कंटिन्यूइंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, कि एक बार जब सब चीज़ें सेटल कर ली, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स हो गया, तो उसके बाद जो वाइफ है, क्योंकि उसने म्यूचुअल कंसेंट दिया है, तो इसका मतलब जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसमें अब वो आगे ये नहीं कह सकती कि नहीं जी ऐसा नहीं, ऐसा था। शी इज एस्टॉप्ड फ्रॉम टेकिंग अ डिफरेंट व्यू, और इस कारण से जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो आगे नहीं चलाई जा सकती। मतलब ये कि बाई चांस अगर आप पत्नी से सेटलमेंट करते हुए कोई एफिडेविट, कोई लिखित में लेना गलती से चूकवश आपसे छूट गया है, आपके वकील से चूक हो गई है, तो आप इस केस को, इस प्रेसिडेंट को, इस अथॉरिटी को कोर्ट में पेश करके भी अपने आप को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है जगदीश वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। डॉक्यूमेंट ID है 633312 2015 1 RCR क्रिमिनल पेज 98 सुप्रीम कोर्ट। अ mere demand of dowry at one or two instances may not attract the provisions of section 304B IPC, though such demand might be an offense under section 498A। ध्यान दें कि जब अननेचुरल डेथ हो गई, तो अननेचुरल डेथ आपकी वजह से हुई, हस्बैंड या उसकी फैमिली की वजह से हुई, ये अलग बात है, और 498 में दहेज की मांग की गई, ये अलग बात है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि मान लीजिए सिर्फ 1-2 इंस्टेंसेस हैं दहेज की मांग के, तो उनके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि परिवार ने ब्याहता की यानी वाइफ की हत्या कर दी डॉरी के लिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता। परंतु यह जरूर माना जा सकता है एट द मोस्ट कि परिवार की तरफ से, यानी हस्बैंड के रिलेटिव्स, हस्बैंड के परिवार की तरफ से डॉरी की डिमांड करते हुए कोई क्रूअल्टी या कोई हैरेसमेंट वाइफ का किया गया, यानी 498A तो एप्लीकेबल हो सकता है, मगर सिर्फ 1-2 इंस्टेंसेस के आधार पर 304 भी लागू नहीं हो सकता। मेसर्स वीरूपेक्सप्पा मल्लप्पा मज्जीगुड्डा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2015 1 RCR क्रिमिनल पेज 1011 यानी 1011 सुप्रीम कोर्ट। डॉक्यूमेंट ID है 651030। डेथ ऑफ वाइफ विद इन 7 years ऑफ मैरिज, 7 साल शादी को हुए थे, उन 7 सालों के अंदर अंदर पत्नी की डेथ हो गई। एलिगेशंस ऑफ हैरेसमेंट फॉर नॉट कुकिंग फूड, नॉट क्लीनिंग यूटेंसिल्स, नॉट क्लीनिंग काउ डंग एंड नॉट डूइंग फील्ड वर्क। एलिगेशंस जो लगाए गए वो ये लगाए गए कि ब्याहता को, यानी वो जो डिसीज्ड थी जिसकी डेथ हुई पत्नी की, उसको हस्बैंड और उसके परिवार द्वारा ठीक से भोजन ना पकाने के लिए, ठीक से बर्तन साफ ना करने के लिए, या गोबर वगैरह ठीक से साफ ना करने के लिए, उठाने के लिए, या फील्ड वर्क यानी खेती का काम ठीक से ना करने के लिए उसको प्रताड़ित किया जाता था।
तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के एलिगेशंस जो हैं, क्योंकि ये जो प्रताड़ना थी ये असल में उसको सुधार के लिए थी, ये प्रताड़ना कोई दहेज की डिमांड के लिए नहीं थी, इसलिए ये बिल्कुल नहीं माना जा सकता कि 498 ए का यानी दहेज के लिए क्रूअल्टी करने का जो अपराध है या 306 आईपीसी यानी सुसाइड कमिट करने के लिए उकसाने का जो अपराध है वो ऐसा बिल्कुल नहीं माना जा सकता कि उसके लिए हस्बैंड और उसके परिवार के सदस्यों को ऐसे मामलों में ये माना जाए कि उन्होंने ऐसा कारित किया है। तो कन्विक्शन जो है उसको सेट असाइड कर दिया गया और आरोपितों को बरी कर दिया गया। घूसाभाई राय सिंह भाई चौरसिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2015-2 आरसीआर क्रिमिनल पेज 70 सुप्रीम कोर्ट और डॉक्यूमेंट आईडी है इसमें 651540। इसमें एक अर्लियर डिसीजन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसको रिलाई किया गया, वो था 2013-4 आरसीआर क्रिमिनल पेज 271 सुप्रीम कोर्ट। हस्बैंड डेवलप्ड एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस एंड वाइफ कमिटेड सुसाइड। बहुत से मामलों में ऐसा होता है कि ये आरोप लगा दिया जाता है कि हस्बैंड के किसी अन्य महिला के साथ संबंध थे और इस कारण वाइफ ने सुसाइड कमिट कर लिया और इसलिए हस्बैंड के खिलाफ डॉरी डिमांड का और सुसाइड को उकसाने का यानी 306 का चार्ज लगाया जाए। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले में हस्बैंड इज नॉट गिल्टी ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 498 एंड 306 आईपीसी, कि ये दोनों ही मामले नहीं बनते, क्योंकि सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस होने मात्र से दहेज की प्रताड़ना का मामला नहीं बनता और ना ही ये बनता कि उसने सीधे सीधे वाइफ को उकसाया हो कि वो जाकर सुसाइड कमिट कर ले। इट कैन नॉट बी होल्ड दैट द मेंटल क्रूअल्टी वाज ऑफ सच ए डिग्री दैट इट वुड ड्राइव द वाइफ टू कमिट सुसाइड। यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता ऐसे मामले में कि जो मेंटल क्रूएल्टी है यानी जो मानसिक प्रताड़ना हुई वाइफ की वो उस डिग्री की थी कि वाइफ सीधे जाए और सुसाइड कमिट कर ले, इसलिए हस्बैंड को बरी कर दिया गया। श्लोक भारद्वाज वर्सेस रुनिका भारद्वाज 2015-1 आरसीआर क्रिमिनल 249 सुप्रीम कोर्ट और डॉक्यूमेंट आईडी है 635646। एक्विटल बाय ट्रायल कोर्ट, रिवीजन अगेंस्ट द ऑर्डर और उस रिवीजन में हाई कोर्ट ने मतलब जो एक्विटल ऑर्डर था उसको रिवर्स करके और फिर से कन्विक्शन कर दिया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट वाज नॉट जस्टिफाइड इन सेटिंग असाइड द एक्विटल इन एक्सरसाइज ऑफ रिविजनल जुरिस्डिक्शन इन द एब्सेंस ऑफ परवर्सिटी। आप ये समझिएगा कि ऐसे मामलों में दो प्रकार की जुरिस्डिक्शन होती है, एक तो अपीलेट और एक रिविजनल। तो यदि अपीलेट जुरिस्डिक्शन है यानी अपील में मामला गया है तब तो बात अलग बनती है, और यदि रिवीजन में मामला गया है तो बात अलग बनती है। इस मामले में रिवीजन किया गया था, अपील नहीं की गई थी। तो जब रिवीजन किया गया और रिवीजन में ही हाई कोर्ट ने एक्विटल ऑर्डर को बदल दिया, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि बिल्कुल परवर्सिटी हो यानी ऐसी स्थिति हो कि प्राइमा फेसाई जबरदस्त ढंग से ये लग रहा हो कि अन्याय हो गया है, तब तो ऑनरेबल हाई कोर्ट को ये अधिकार है कि एक्विटल ऑर्डर को बदल सके। परंतु यदि ऐसा नहीं है तो हाई कोर्ट को रिविजनल पावर्स के तहत ये हक नहीं है किसी रिवीजन मामले में एक्विटल के ऑर्डर को बदलकर कन्विक्शन में तब्दील कर दे। इसमें एक अर्लियर जजमेंट था 2002 वॉल्यूम 4 आरसीआर क्रिमिनल पेज 61 सुप्रीम कोर्ट का, उसको रिलाई अपॉन किया गया था। मित्रों 498 ए यानी दहेज की मांग के लिए प्रताड़ना का विषय इतना लंबा हो गया कि इस पर मुझे जो प्रेसिडेंट्स आपके समक्ष सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स बताने थे उनको दो पार्ट्स में मैंने बताने की कोशिश की है, पार्ट 1 और पार्ट 2। दोनों में ही बेहद आवश्यक, बेहद महत्वपूर्ण
लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, इसलिए आप इन दोनों को अवश्य देखें।